Assalamu alaikum everybody. This is your instructor Ikra here. So this is going to be our second lecture on assets. Kal we tried covering up non-current assets and today we are going to discuss current assets. All right. So what are current assets? Before getting into current assets, let's revise what assets were. So in yesterday's class, we discussed assets are the items which are owned and possessed by the business. So when we say ownership and possession, this basically means कि हम उस asset के मालिक हैं और वो asset हमारे पास exist करता है, हमारे पास मौजूद हो, ठीक है? And yeah, this is asset. Now, what are current assets? Current assets would be the assets which last for less than 1 year / 12 months. यानी वो assets जो कि 1 साल से कम अरसे के लिए हमें बेनिफिट देते हैं या 1 साल से कम अरसे में ही वो ख़त्म हो जाते हैं. सिर्फ 1 साल तक ही हमारे पास हम उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है? अब इसमें again we have a lot of examples. Let's say a glass can have a life of less than 1 year क्योंकि वो टूट जाता है, ठीक है? ये तो हो गई जरा इंडिविजुअल लेवल पे एग्जाम्पल. बट इफ we discussed कि अकाउंटिंग जो है वो हम बिजनेसेस के लिए पढ़ रहे होते हैं. So let's see कि what current assets businesses have, and definitely in this we are gonna study the words or the current assets which your examiner uses or discuss. So number 1 is the inventory. I'm gonna first dictate all of the current assets and then we'll go into the detail of every example of it. So number 1 is the inventory. Number 2, trade receivables. Number 3, cash in hand and cash at bank. And last one is other receivable. Okay. So now, what is inventory? अब ये वाली जो हमारी हम जब भी accounting पढ़े होंगे ना, throughout I'll give you the example of a business और हम वो अभी ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कौन सा बिजनेस शुरू करना है. तो आज से ना हम एक बिजनेस चला रहे हैं एंड वो बिजनेस है हमारा कपड़ों का बिजनेस. लेट्स से हम खादी चला रहे हैं और जब भी हमारा दिल करेगा हम मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे, जब हमारा दिल करेगा हम रिटेलर बन जाएंगे और कभी कभी अगर हमारा दिल करेगा तो हम वापस प्राइमरी सेक्टर यानी कॉटन उगाने फार्मर बन जाएंगे, ठीक है? ओके. सो इन्वेंट्री क्या होती है? अब आपकी एक क्लोथिंग शॉप है, लेट्स से खादी. अब खादी के पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ होता है. दैट स्टॉक इज बेसिकली द इन्वेंट्री. सो द अदर नेम फॉर इन्वेंट्री वुड बी stock. And when we say inventory or stock, what inventory is? It is जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं और वो चीज आप खरीदते हैं टू रीसेल. लेट्स से मैं खादी हूं और हम जो है वो रिटेल आउटलेट है जो कि खादी, और हमने क्या किया, हमारा एक सप्लायर है या हमारी एक फैक्ट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड व्हाट वी डू इज कि वो फैक्ट्री हमें सप्लाई करती है. वी परचेज फ्रॉम द फैक्ट्री. व्हाई वी परचेज्ड इट? टू रीसेल इट टू द कस्टमर्स. तो जब तक वो रीसेल नहीं होता वो हमारा एसेट रहेगा एंड उस एसेट का नाम है इन्वेंट्री. सो जितने भी कपड़े खादी के वेयर हाउस में पड़े हुए होते हैं वो सारे के सारे खादी की इन्वेंट्री होती है जब तक वो सेल ना हो जाए. द डे इट विल सोल्ड आउट तो ये हमारी सेल्स बन जाएंगी, लेकिन जब तक ये सेल नहीं होता ये हमारा करंट एसेट है. एंड व्हाई इट इज करंट एसेट? यानी करंट एसेट का मतलब है कि वो एसेट जो कि लेस देन अ ईयर चलता है. सो लेट्स से खादी ने क्या किया, उन्होंने एक स्टॉक मंगवाया
अपने सप्लायर से यही स्टॉक, और ये स्टॉक दे आर गोना सेल इन लेस देन 1 year. लेट्स से वो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में करंट स्टॉक वो सेल करेंगे एंड फिर दिल रीऑर्डर, और फिर वो एक नया स्टॉक आएगा और उसको वो रीसेल करेंगे. सो इस वजह से हम कहते हैं कि जो इन्वेंट्री होती है, हमारी कोशिश होती है बेहतरीन किस्म की कि हम उसको 1 साल के अंदर अंदर ही रीसेल कर दें, और इस वजह से इसकी नेचर जो है वो करंट होती है, 12 महीने से कम अरसे में हो जाती है. एंड लेट्स से अब आपके जहन में ये सवाल अगर आ रहा है कि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि खाड़ी के पास कपड़े पड़े हुए होते हैं और वो नहीं भी तो बिक सकते ना, लाइक वो हो सकता है कि कोई खरीदे ही ना. सो व्हाट खाड़ी और अदर ब्रांड्स दे डू कि वो उस पर सेल्स लगाते हैं, लेकिन दे डू द मैक्स एफर्ट्स कि वो 1 साल के अंदर अंदर ही बिक जाए. ठीक है, चाहे वो उस पर डिस्काउंट्स लगाएं, क्लियरेंस डिस्काउंट लगाएं, प्रमोशनल ऑफ्स लगाएं, कुछ भी, लेकिन दे विल ट्राई टू सेल इट विद इन 1 year. सो इन्वेंट्री क्या हुआ? दीज आर द आइटम्स, या इसको एक तो स्टॉक भी बोलते हैं आप, held by the business for resale purpose. So ये होती है हमारी इन्वेंट्री. ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया है. बट इफ you guys still have any queries, any questions, you can ask in the comment section. Then दूसरे नंबर पे मैंने बोला था we'll have जो हमारे एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, उसमें we have trade receivables. Now what are trade receivables? अब इसके लिए I am gonna quote a story, या शायद एक स्टोरी से ज्यादा ही स्टोरीज हैं ये, और उस स्टोरी को जिस बच्चे ने ये समझ ली, जिस बच्चे ने ये स्टोरी, उसके लिए ट्रेड रिसीवेबल्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी हो जाएगा. बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि स्टूडेंट्स दे आर अबाउट टू गिव देयर CI और उनको ट्रेड रिसीवेबल का पता ही नहीं होता, उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता होता. सो थ्रू दिस स्टोरी आई विल ट्राई टू मेक इट एज मच इजियर एज आई कैन. ओके, सो ट्रेड रिसीवेबल पे जाने से पहले आई एम गोना कोट अनदर स्टोरी, लेकिन वो आपको सुननी है ट्रेड रिसीवेबल्स को समझने के लिए. ओके, सो लेट्स से अभी मैंने बोला कि हम बिजनेस शुरू करेंगे, और हमारा बिजनेस किस चीज का है? हमारा बिजनेस है क्लोथिंग का, और लेट्स से खाड़ी. आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट द स्पेलिंग्स आर, तो इसमें से जोन से भी ठीक है, प्लीज पार्डन मी. ओके, सो नाउ इज्यूम, आपको ये याद होगा कि कल हमने कहा था कि आज से आप बिजनेस हैं. तो अब आपने खाड़ी खोला हुआ है, लेट्स से अब आपने खाड़ी खोला हुआ है, अब आपकी कपड़ों की एक दुकान है, एक रिटेल आउटलेट है आपकी, एंड अ कस्टमर या लेट्स से आपका कोई फैमिली फ्रेंड या कोई भी बंदा आता है और उसको ये पता चला कि आपने ये शॉप खोली है, तो डेफिनेटली वो आप ऑनर हैं उस शॉप के, एंड आपके वो 2 रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स आए हैं. डेफिनेटली कभी कभी ये भी होता है कि डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ जाके, एंड या हम फ्री में ले आएंगे कपड़े. एंड इसी तरीके से ये लोग आए आपके पास और उन्होंने कहा कि हाय तुम कैसी हो एंड स्टफ, एंड देन these 2 ladies, these are the customers basically, उन्होंने कहा कि ये जो पीछे 2 ड्रेसेस लगे हुए हैं ना, we are in love with these 2 dresses and हम ये ड्रेसेस खरीदना चाहते हैं. So you're getting the point. उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताने का ये था कि शायद हम उनको फ्री दे देंगे, लेकिन बिजनेस होता है, और आपने उनको बोला कि जी ठीक है, आपको ये ड्रेसेस पसंद आए हैं मैम, ये सामने है हमारा कैश काउंटर या रिसेप्शन, आप प्लीज उधर जाके पैसे पे करें और आप ये लेके चली जाएंगी, आप ये लेके जा सकती हैं. एंड फिर डेफिनेटली उनको समझ आ गई कि आपसे उनको डिस्काउंट या फ्री आइटम्स तो नहीं मिलने वाली. वो गई यहाँ पे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने
कैश पे किया, ये देखिए, और कपड़े उन्होंने ले लिए। नाउ इन दिस सिचुएशन, मुझे जरा ये आप लोग वीडियो पॉज कर लें और ये देख के मुझे बताएं कि क्या इस सिचुएशन में बिजनेस के कपड़े सेल हो गए? तो यस, सेल्स हो गई बिजनेस की। और क्या इस सिचुएशन में, इस स्टोरी में उनको कैश मिल गया? जी हाँ, बिल्कुल उनको कैश मिल गया। और जब ऐसी सिचुएशन हो तो इसको हम बोलते हैं कि ये है हमारी कैश सेल्स। दिस इज द बेसिक, द फाउंडेशन जो कि मैंने क्रिएट की है टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट ट्रेड रिसीवेबल इज। अब इसको बोलते हैं कैश सेल्स। जब एक बंदे ने आपको कैश पे कर दिया ना, तो ट्रेड रिसीवेबल का कोई काम नहीं है आपके साथ। अब आएगी ट्रेड रिसीवेबल की कहानी। अब अगेन क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ये लेडीज फिर आती हैं आपकी ही शॉप पे, एंड नाउ दे आर फेमिलियर विद योर बिहेवियर कि अब आप उनको ना तो फ्री में देने वाले हैं, ना वो डिस्काउंट आप उनको देने वाली है। और वो आई और उन्होंने बोला, लेट्स से कि हमें ना ये वाले ड्रेसेस 3 बहुत पसंद आए हैं, नंबर 1, 2 and 3, एंड वी वांट टू परचेज दीज 3 ड्रेसेस। तो उन्होंने आपसे प्राइस पूछी और आपने बता दी उनको कि लेट्स से ये 3000 के ड्रेसेस हैं, लेट्स से। एंड उन्होंने कहा कि और आपने जब उनको प्राइस बताई और आपने उनको बोला कि ये सामने है हमारा कैश काउंटर और आप जाके वहां पे कर दें। और आप वहां पे गए, अब आप यहाँ पे गए रिसेप्शन पे और यू चेक्ड योर वॉलेट और योर पर्स और आपने उसमें हाथ डाल के देखा एंड यू फाउंड नो मनी इन इट। लेट्स से आप वो पैसे घर भुलाए थे। तो अब इस सिचुएशन में यू वेंट बैक टू द ओनर और आपने उसको कहा कि वी हैव फॉरगॉटन द कैश एट होम। सो नाउ, अगर आपको याद हो कि ये जो है 2 लोग, ये हमारे रिलेटिव्स या हमारे जानने वाले ही हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, हम तुमसे कोई डिस्काउंट नहीं मांग रहे, ना ही हम तुमसे फ्री मांग रहे हैं, लेकिन हमारा इतना तो ताल्लुक है कि तुम हमें ये उधार पे दे दो। वी विल पे यू फॉर इट, लेकिन अभी वी हैव फॉरगॉटन द कैश, अभी लेट्स से हमारे पास कैश नहीं है। सो इज इट फिजिबल और इज इट पॉसिबल कि हम अभी ये तुमसे ड्रेसेस ले जाए, बिकॉज वी वांट टू वेयर दीज ड्रेसेस इन सम फंक्शन एंड विल पे यू फॉर दिस आफ्टर सम डेज। लेट्स से इन्होंने आपको कोट किया कि हम आपको 3 दिन बाद पे कर देंगे। थ्री डेज के बाद। तो आपने कहा कि हाँ जी ठीक है। नाउ इन दिस सिचुएशन, क्या बिजनेस की प्रोडक्ट सेल हो गई? जी हाँ, बिल्कुल सेल्स हो गई हैं। लेकिन क्या अब इनको कैश मिला? नहीं, कोई कैश नहीं मिला। और ऐसी सेल्स को, जहां पे आपने प्रोडक्ट तो बेच दी है, जहां आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेकर चला गया है लेकिन उसने आपको पे नहीं किया, ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं क्रेडिट सेल्स, यानी उधार पे की गई सेल्स। सेल्स इज बेचना, जब आपने प्रोडक्ट बेची। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ? वो जो आपकी कस्टमर थी जिसने आपको पे नहीं किया और अभी उसने आपको पे करना है, जिसकी तरफ से आपको पैसे रिसीव होने हैं, वो आपकी बन गई रिसीवेबल। एंड क्यों ये बनी आपकी रिसीवेबल? बिजनेस के लिए ये क्या है? रिसीवेबल, बिकॉज इससे बिजनेस को पैसे रिसीव होने हैं। तो अगेन आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सो बिजनेस को इस कस्टमर से पैसे रिसीव होने हैं, तो ये हमारा हो गया रिसीवेबल। एंड क्यों रिसीव होने हैं? क्योंकि हमने उसको एक ऐसी प्रोडक्ट बेची, एक ऐसी चीज बेची, एक ऐसी आइटम बेची जिसका हम बिजनेस करते हैं। सो यानी हमने उसके साथ ट्रेडिंग की है, एंड सो वी कॉल इट ट्रेड रिसीवेबल। नाउ लेट्स से द नेम ऑफ द कस्टमर वाज इकरा। सो व्हाट यू आर गोना डू इज, जब भी आप इसको लिखेंगे तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है, ट्रेड रिसीवेबल
एंड ऐसे इकरा। अगर उसने क्वेश्चन में नाम नहीं बताया, सो वी कैन गो विद ट्रेड रिसीवेबल ओनली, लेकिन अगर उसने नाम बताया है तो फिर आपको ऐसे लिखना चाहिए और ऐसे ही लिखना है। सो इन दिस सिचुएशन इकरा इज आवर ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब इसमें वी हैड एन अदर थिंग जो कि मैंने नंबर 5 पे लिखी थी, विच वॉज other receivable, and since these two things are quite linked, तो मैं 5th वाली भी इसके साथ ही कोट करने वाली हूं। Now other receivables. So now what happened was, again the same customers came into your outlet, and what they did was they were roaming in the shop, और वो कुछ ड्रेसेस देख रहे थे, एंड सडनली आपके कस्टमर की नजर पड़ी आपकी शॉप में पड़े हुए एक सोफा पर। ठीक है, एंड शी इमीडिएटली फेल इन लव विद इट, एंड उसने कहा कि लेट्स से मिस्टर खाडी, आई एम इन लव विद दिस सोफा एंड आई वांट टू परचेज इट। तो खाडी ने बोला कि नो मैम, वी डोंट सेल इट, हम कपड़ों का बिजनेस करते हैं, तो आप हमसे कपड़े खरीद लें। बट देन शी वॉज इंसिस्टिंग सो मच, एंड बट खाडी डेफिनेटली वॉज नॉट एग्रीइंग ऑन इट। तो लेट्स से फिर शी टुक आउट द गन एंड देन शी शोड द गन कि अगर नहीं दोगे तो आई विल शूट, एंड देन देयर वाज नो ऑप्शन लेफ्ट विद द मैनेजर। तो मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल वो एसेट, वो सोफा बेच दिया। नाउ द मैनेजर सोल्ड द सोफा टू द कस्टमर, और फिर उसके बाद नाउ द मैनेजर आस्क्ड फॉर द मनी, और कस्टमर ने बोला कि आज तो मैं पैसे नहीं लाई हूँ, क्योंकि मैं तो ये सोच के आई थी कि मैंने तो ड्रेसेस की शॉपिंग करनी है, मुझे क्या पता था मुझे सोफा पसंद आ जाना है, तो मेरे पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं है आज। सो कैन आई पे यू लाइक आफ्टर let's say 20 days, I'll receive a payment from some work I have done, तो मेरे पास 20 दिनों तक पैसे आने वाले, तो क्या मैं आपको पैसे 20 दिनों तक दे दूं? तो the manager agreed to it. So now एक तो ये, अब ये देखें, अब खाडी ने क्या बेचा है, एक सोफा। नाउ क्या वो सोफे का बिजनेस करता है? नो। तो जब आप कोई ऐसी चीज बेचे ना जिसका आप बिजनेस नहीं करते, लेट्स से आपने अपनी शॉप में लगा हुआ कोई एसी बेचा है, या शॉप में लगा हुआ कोई भी फिक्स फिटिंग सेल किया है, या सोफा बेचा है, तो आप उसको बोलेंगे डिस्पोजल। तो इसको हम बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ सोफा। नाउ मुझे ये बताइए कि क्या उनको पैसे रिसीव हो गए हैं? नो अब ये भी क्रेडिट पे सेल हुआ है, राइट? तो इसका ये मतलब है कि बिजनेस को इस कस्टमर से अगेन पैसे रिसीव होने वाले हैं, इस लेडी से पैसे रिसीव होने वाले हैं, तो ये हम अगेन हमारा हो गई रिसीवेबल। नाउ क्या ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है? जी नहीं, क्योंकि इन ट्रेड रिसीवेबल वो बंदा होता है ट्रेड जिसके साथ हम करते हैं। तो फिर ये क्या हुई? क्योंकि हमने इनको एक ऐसी चीज बेची है जिसका हम बिजनेस नहीं करते, तो ये हो गई हमारी अदर रिसीवेबल। और अगेन आप यहाँ पे अदर रिसीवेबल लिखकर नाम लिखेंगे, लेट्स से अगेन इकरा नाम है इनका, ठीक है? तो ये हो गई हमारी अदर रिसीवेबल। देन कम्स कैश इन हैंड। इसके बारे में आई गेस, अच्छा ओके, पहले ऊपर ये देख लेते हैं कि देखिए ट्रेड रिसीवेबल की जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो आपको कितने देर में पैसे दे रहा था? 3 days में। तो ये कितना है? 1 साल से कम अरसा है ना। जब 1 साल से कम अरसा हो, जब 12 months से लेसर टाइम पीरियड हो, सो देन इट इज करंट एसेट।
And same applies to other receivable. The customer was, let's say, paying you in 20 days. या फिर आप इसको बढ़ा लें, 3 महीने कर लें, 4 months, 6 months, whatever the time is. It is less than 1 year, so it is current asset. Then comes the cash/cash in hand. Now what is cash? Cash क्या है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं. Cash is the पैसे we have, right? The money we have. But why is it current asset? Now to understand this, इसकी सबसे बेहतरीन example which I give to students is their pocket money. And pocket money बच्चों को मिलती है, let's say आपको pocket money मिलती है 5,000, ठीक है, पर मंथ. आप ये 5,000 कितने अरसे में यूज करते हैं? कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमने इसको यूज किया मिस विद इन 2 weeks, या कुछ बच्चे कहते हैं कि मिस 1 हफ्ते में उड़ा दिए हमने ये पैसे. देन देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स विच से कि मिस नहीं वी सेव तो हमारा 1-1.5 महीना चल जाता है, सो लेट्स से 1.5 months. अगर आप बहुत ही कंजूसी करके भी चले ना तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, इससे ज्यादा आप पैसे नहीं चला सकते. ये वाले 5,000 नहीं चला सकते. हाँ, यू विल गेट अदर 5,000 एंड देन अदर 5,000, लेकिन वो जो पिछले वाले 5,000 है ना, वो आप 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेंगे. एंड दिस इज ह्यूमन साइकी. जब उनके पास पैसे हाथ में पड़े हुए होते हैं, जब उनके पास पैसे अवेलेबल होते हैं, तो उनके हाथ में काइंड ऑफ सुराख होता है और वो पैसे स्पेंड करते रहते हैं. सो कैश इन हैंड इज करंट एसेट, क्योंकि ये भी हम 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं. और क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि वो पैसे 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बिजनेस भी तो ह्यूमन ही चला रहे हैं. तो वो भी क्या करते हैं कि जो उनके पास करंट कैश पड़ा हुआ है वो उसको स्पेंड कर देते हैं. एंड देन दे वो पिछले वाले कैश को स्पेंड कर देते हैं एंड देन दे जनरेट मोर कैश, और फिर वो उसको भी स्पेंड कर देते हैं. लेकिन ये सारा का सारा काम वो 1 साल के अंदर अंदर ही कर रहे होते हैं. लेट्स से उनके पास अगर 10,000 है, सो दे विल स्पेंड 10,000 इन विद इन 1 year. सो इट इज करंट एसेट. एंड सेम अप्लाइज टू बैंक. यानी बैंक में जो आपने अपने पैसे रखवाए हुए होते हैं, जो आपने अपने करंट अकाउंट में लेट्स से डिपॉजिट करवाए हुए होते हैं बिजनेस ने, लेट्स से आपने 50,000 डिपॉजिट करवाए हुए हैं. सो दिस टू यू विल ट्राई कि आप या तो इसको कहीं इन्वेस्ट कर दें, यानी वो खाली ना पड़ा हो, कैश सिर्फ बैंक में ही ना पड़ा हुआ हो. सो यू बेसिकली वांट कि वो कहीं ना कहीं लगता रहे. तो दिस टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट, क्योंकि ये भी 1 साल के अंदर अंदर ही यूज हो जाता है. सो वी आर डन विद द करंट एसेट टॉपिक, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर liabilities, and today we have summed assets का topic. We'll meet you in the next video. Till then, please take care and goodbye.